हाय स्टूडेंट्स, आई एम साहिल। वेलकम टू आईआईटी मंथन। आज हम एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन, राइट? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन हो रही थी उसमें, और क्या था SN1 SN2 में? SN1 SN2 में कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा था और Br की जगह लग जा रहा था, राइट? सब्स्टिट्यूशन हो रही थी, मतलब एक चीज निकल रही थी, उसकी जगह दूसरी चीज आ रही थी। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, कुछ ना कुछ बाहर निकलेगा, मतलब एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन किस चीज का होगा? पे अटेंशन। सपोज ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है सपोज, और इसमें हम एक बेस ले लेते हैं, कोई भी बेस लो। अभी आज हम सिर्फ E1 की बात करेंगे, और इसमें हीट भी होनी चाहिए, ठीक है? हमेशा अकम्पनीड बाय हीट। एलिमिनेशन रिएक्शन में हीट होगी। तो क्या होगा? अगर एक स्टेप में इस रिएक्शन को देखें तो यहां से H निकला, यहां से Br निकला, और ये बन गया एल्कीन CH2। ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके गया होगा, अगेन जैसे लिविंग ग्रुप की तरह। SN1 में भी ये लिविंग ग्रुप था, यहाँ भी ये लिविंग ग्रुप है। OH जो है अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया होगा, और फिर जो इसके पास फालतू इलेक्ट्रॉन आए यहाँ से, इसने इस इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लिया इसके साथ। मतलब दो बॉन्ड टूटे हैं, राइट? 2 बॉन्ड्स ब्रेक हुए हैं, और कौन से बॉन्ड थे ये? सिग्मा बॉन्ड। तो 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुए हैं और एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। 1 पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ है। तो हम समझ रहे हैं कि 2 पाई बॉन्ड्स ब्रेक हुए हैं और एक पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ है। अब एनर्जी किसकी ज्यादा होती है? उधर से HBr भी बनेगा, राइट? HBr भी बनेगा, जो ये गए हैं, ये ऐसे आयंस के फॉर्म में तो नहीं पढ़े होंगे। मैं इस मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ कि इस मॉलिक्यूल के अंदर 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, और इस मॉलिक्यूल के अंदर एक पाई बॉन्ड बना है। फिर ये जब अलग हुए आयंस H+ और Br-, ये आपस में मिल सकते हैं, HBr बना सकते हैं। वो भी कैसा होगा? सिग्मा बॉन्ड जैसा होगा। हाँ, लेकिन इस मॉलिक्यूल के अंदर 2 बॉन्ड्स ब्रेक हुए हैं, ये वाले, एक सिग्मा बना है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या था याद करो? एक सिग्मा टूट रहा था, एक सिग्मा बन रहा था उसकी जगह, और इसमें एल्कीन बन रहा है। हम ध्यान दो, एल्कीन भी बन रहा है। तो एक तो बॉन्ड्स की बात होगी, एक एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बन रहा है, राइट? और सिंस सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, तो फिर इसलिए ये रिएक्शन कैसा होगा? एंडोथर्मिक होगा। ये रिएक्शन तो एंडोथर्मिक होगा, क्यों? पाई बॉन्ड बन रहा है सिग्मा की बजाय, और पाई वीक होता है, हम जानते हैं। सिग्मा इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, हेंस एनर्जी विल हैव टू बी कंज्यूम्ड, राइट? ली-चैटलियस प्रिंसिपल अगर लगाएं तो इट विल बी फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर। ये हाई टेम्परेचर से फेवर होगा, इसको हम बोल सकते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसके अंदर हम न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे थे, इसके अंदर हम बेस की बात करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कोई न्यूक्लियोफाइल था उसके अंदर, तो ये भी था, इसके साथ भी हमने रिएक्शन करवाया था, बट इट वाज बिहेविंग लाइक अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब आके इस कार्बन पे अटैक करता था, राइट? ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है, सॉरी, हाँ, ये न्यूक्लियोफाइल है, और ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है पोलर बॉन्ड में। तो उसमें क्या था कि इस कार्बन पे अटैक होता था, किसका? न्यूक्लियोफाइल का। इस केस में बेस का रोल होगा, तो दिस विल एक्ट एज अ बेस। इसमें ये नहीं, इसमें चलो मैकेनिज्म देखते हैं इसका पहले। ये 4 स्टेप ये 4 जो चीजें हैं हम देख पा रहे हैं सिंगल स्टेप में, क्या क्या? एक तो ये Br अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के जाएगा, और फिर जो इसको इलेक्ट्रॉन मिले उससे ही डबल बॉन्ड बना रहा है। तो 2 बॉन्ड ब्रेक हुए, एक बॉन्ड पाई बना है, एल्कीन भी बना है वहां पे, क्योंकि एनर्जी कम होती है पाई बॉन्ड की, इसलिए इसको एंडोथर्मिक बोल सकते हैं। स्टेबल नहीं हो रहा सिस्टम वहां पे, है ना?
ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है वहां पे, ऐसा तो नहीं बोल सकते हम स्टेबल है। तो ऐसे रिएक्शन करवाने के लिए जब सिग्मा से पाई की तरफ जा रहा हो, हीट देनी पड़ती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और ये बेस की हेल्प भी चाहिए यहाँ पे। तो अब E1 पे आते हैं। SN1 अच्छे से दिमाग में होना चाहिए। क्या होता था SN1? देखो SN1 सुनते ही दिमाग में ये चीजें आ जानी चाहिए। अब तक क्या SN1 में क्या था? कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन थी। SN1 दो स्टेप्स में हो रहा था, राइट? SN1 में फर्स्ट स्टेप क्या था? स्लोअर स्टेप था, रेडिटरमाइनिंग स्टेप, कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन। और क्या SN1 में न्यूक्लियोफाइल ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए हमें। फिर SN1 में फर्स्ट स्टेप जो है अपने आप हो रहा था, राइट? ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। तो इसलिए बाद में न्यूक्लियोफाइल का रोल था। जब कार्बोकेटायन बन जाता है, इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए। ऐसे ही एलिमिनेशन रिएक्शन में भी जस्ट लाइक SN1 कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। SN1 में भी कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा था। SN1 भी दो स्टेप्स में था, तो ये भी दो स्टेप्स में है। उसमें भी फर्स्ट स्टेप कार्बोकेटायन का था और वो रेडिटरमाइनिंग स्टेप था। तो ये भी वैसा ही है। लेट्स चेक। सपोज ये मॉलिक्यूल है और इसको हमने रिएक्ट करवाया मीथेनॉल से और हीट भी दी है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? देखो, ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप इज अगेन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक SN1 की तरह यहां भी कार्बोकेटायन बनेगा। ये बॉन्ड खुद से टूटेगा, फर्स्ट बॉन्ड तो टूट गया। अब सेकेंड स्टेप में अगेन दिस इज द RDS। ये स्लो स्टेप है, और जो स्लो स्टेप होता है मतलब जो फर्स्ट स्टेप है, जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन वाला स्टेप है, वो स्लो है। इसलिए जो स्लो स्टेप होता है वो RDS भी होता है, रेडिटरमाइनिंग स्टेप। सेकेंड स्टेप में जो कार्बोकेटायन है, इसके बगल वाला हाइड्रोजन को रिमूव करने में कौन हेल्प करेगा? वहां पे Br- भी लिखो। ये भी तो निकला इसमें। इसको निकालने में कौन हेल्प करेगा? बेस आएगा। अब बेस, यहां पे बेस का रोल आया, CH3OH। इसको निकालने में बेस हेल्प करेगा। इसलिए एलिमिनेशन रिएक्शन को हम बेस के साथ जोड़ के समझते हैं। और वहां पे क्या था? अटैक था इस कार्बन पे। इस कार्बन पे जो ब्रोमीन के साथ जुड़ा है अटैक था, इसलिए उसको न्यूक्लियोफाइल लेके करते थे, इसको बेस में लेके करते हैं। तो बेस का रोल क्या है? तो बगल वाले हाइड्रोजन को तोड़ने में काम आता है। जब इसने तोड़ दिया तो क्या हुआ? CH3 ये अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ गया CH2। ये H+ जो निकला है इसके ऊपर Br- अटैक कर सकता है, फिर HBr भी बन सकता है, HBr + CH3OH। मतलब इसको ये जो कौन सा, हाँ, जो H निकला है इसको इस आयन की फॉर्म में भी शो कर सकते हो। अगर एक और स्टेप दिखाना है तो CH3OH2+, 3 बॉन्ड वाला कार्बन, फिर इस पे Br- आएगा, H+ को लेके चला जाएगा। ठीक है, ऐसे भी दिखा सकते हो, नहीं तो एक स्टेप में भी दिखा सकते हो। तो ये दो स्टेप हैं। क्या फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सेम है? SN1 रिएक्शन जैसा ही है? हाँ, वैसे ही है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप तो वैसा ही है। सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अगर हो अच्छा तो इस पर अटैक करेगा, अगर बेस अच्छा हो तो H+ को निकाल ले जाएगा। और SN1 में, सॉरी E1 में हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बेस नहीं चाहिए। ठीक
बहुत स्ट्रॉन्ग बेस, अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो वो वेट नहीं करेगा कार्बोकेटाइन बनने की। SN1 SN2 में याद करो, SN2 में हमें चाहिए होता था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, SN1 में वीक चाहिए होता था। क्यों? क्योंकि SN1 में कार्बोकेटाइन बनना था, तो हम क्या चाहते थे, ऐसा न्यूक्लियोफाइल ना हो जो पहले जाके खुद ही अटैक कर दे, राइट। और SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था, वो वेट वूट नहीं करता, पहले ही जाके कार्बन को ऐसी सिचुएशन में ले आता है कि 5 बॉन्ड बन रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, राइट। ट्रांजिशन स्टेट में फिर क्या होता है, 5 बॉन्ड बनते हैं, एक बॉन्ड ब्रेक, उसके बाद बॉन्ड ब्रेक होता है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या है, उससे जाके अटैक करे। वीक न्यूक्लियोफाइल क्या है, कार्बोकेटाइन बने उसके बाद उसका रोल है, तो वेट करे, पहले बॉन्ड अपने आप टूट चुका हो तब जाके अटैक करे। बिल्कुल ऐसे ही E1 में भी, हम E2 भी पढ़ेंगे। E1 में अभी के लिए E1 रिएक्शन में हमें वीक बेस चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो NH माइनस ले ले हम, ठीक है, NaNH2 ले लिया हमारा सपोज, तो NH2 माइनस तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, इतना स्ट्रॉन्ग बेस हमें नहीं चाहिए। वाटर हो सकता है इसमें CH3OH इस तरह। So let's talk more about even reaction। हमने देखा था कि RDS जो है रीडिटर्मिनिंग स्टेप, यानी जो डिफिकल्ट स्टेप है वो क्या है, इसमें भी SN1 की तरह फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो फिर SN1 की तरह ही इसमें भी हमें सबस्ट्रेट ऐसा चाहिए जो कि स्टेबल कार्बोकेटाइन दे, राइट। जो भी स्टेबल कार्बोकेटाइन दे पाए वैसा सबस्ट्रेट हो तो अच्छी बात है। तो मतलब कि बेंजाइलिक, ऐसा कार्बोकेटाइन, एलाइलिक, ऐसा कार्बोकेटाइन, मतलब अगर ब्रोमीन बॉन्ड यहां हो या कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पे हो या इधर हो तो अच्छी बात है। उसके बाद 3 डिग्री बहुत अच्छा है, ग्रेटर देन 1 डिग्री। ये कार्बोकेटाइन बने तो ये भी बहुत स्टेबल होगा। तो हम बोल सकते हैं कि स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन का मतलब है 3 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री। और एलाइल और बेंजाइल भी बहुत बढ़िया होंगे। कहां से, रेजोनेंस से स्टेबल हो रहे हैं, राइट। ये यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर आ रहा है, इसमें भी रेजोनेंस है थ्रू आउट, तो रेजोनेंस से स्टेबल हो रहे हैं। तो जो जैसा वो सबस्ट्रेट जो एक स्टेबल कार्बोकेटाइन दे पाए वो बढ़िया इवन रिएक्शन देगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप SN1 जैसा ही है इसका। तो वो सारे पॉइंट्स यहाँ भी वैलिड है सबस्ट्रेट को लेकर, बिकॉज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप इज द सेम फॉर बोथ। उसके बाद ये सबस्ट्रेट की बातें होंगी। सेकंड, और फिर जैसे SN1 में कार्बोकेटाइन था, स्टेरिक फैक्टर नहीं है कुछ भी, राइट। स्टेरिक फैक्टर मतलब बल्कि ग्रुप कितना है वो फैक्टर नहीं है E1 में, जस्ट लाइक SN1 में नहीं था, करेक्ट। SN1 में भी बल्कि ग्रुप होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ स्टेबल कार्बोकेटाइन देना चाहिए। ऐसे ही E1 में भी सेम लॉजिक। सेकंड, सॉल्वेंट, तो इसके अंदर भी हमें चाहिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जस्ट लाइक SN1। इसमें भी हमें चाहिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो कौन कौन से बढ़िया हैं, जैसे कि वाटर, CH3OH, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, मिथेनॉल है, इथेनॉल, ये सारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हैं और ये हेल्प कराएंगे इवन रिएक्शन में। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट इज टेम्परेचर। देखो, जस्ट लाइक वी डिस्कस्ड, इसके मैकेनिज्म में क्या डिस्कस किया था हमने कि इसमें सिग्मा बॉन्ड टूट रहे हैं, पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो ये रिएक्शन कैसा होगा, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक होगा।
और ये फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर। तो देखो बहुत से केस में जनरली तुम डेल्टा देखते ही समझ जाओगे कि यहाँ पे एलिमिनेशन हो रही है, और अगर डेल्टा नहीं है तो समझ जाना कि सब्स्टिट्यूशन हो रही है, क्योंकि सेम से केसेस होंगे। न्यूक्लियोफाइल उसमें यूज हो रहा है, इसमें बेस यूज हो रहा है, और जनरली सेम ही हमारे रिएजेंट्स होंगे, राइट। इसमें मीथेनॉल था, उसमें भी मीथेनॉल यूज हो सकता है, ऐसे वाटर भी दोनों केसेस में है। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा। अगर कहीं पे हीट देखते हो तो समझ जाना कि यहाँ पे क्या चाह रहा है, जो रिएक्शन करवा रहा है वो चाह रहा है कि एलिमिनेशन हो यहाँ पे। तो डेल्टा इज अ वेरी बिग डिफरेंशिएटर बिटवीन एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। टेम्परेचर अगर कहीं पे ज्यादा हो तो दिमाग एलिमिनेशन की तरफ ही जाएगा। और फिर बाकी फैक्टर्स क्या होंगे, सॉल्वेंट कैसा है, सबस्ट्रेट कैसा है, न्यूक्लियोफाइल बेस स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इस तरह के फैक्टर्स डिपेंड करेंगे E1 E2 में। लेकिन हीट जो है ये काफी बड़ा फैक्टर है जो सेपरेट करेगा एलिमिनेशन को सब्स्टिट्यूशन से। उसके बाद इसमें भी कार्बोकेटायन बनता है, और आरडीएस क्या होता है, कार्बोकेटायन का बनना, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। उसके बाद इसमें भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, जस्ट लाइक SN1 रीअरेंजमेंट अगर कहीं पे स्कोप हो तो फिर E1 रिएक्शन में भी जस्ट लाइक SN1 जरूर होगी। तो फॉर एग्जांपल अगर ऐसा कोई केस हो, CH3OH अगर लगा रखा हो तो फिर फर्स्ट स्टेप विल बी, ये अपने आप चला जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, कार्बोकेटायन बनेगा। उसके बाद इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने, 2 ही है। अगर यहाँ पे बन जाए तो 3 होंगे इसके पास, और इसका बहुत स्ट्रॉन्ग इनेक्टिव इफेक्ट भी है इसके पास। तो यहाँ इस जगह पे कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा, तो फिर रीअरेंजमेंट होगी, मतलब कि इसका H यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये CH3 हो गया। देखो पहले क्या था, ये स्टेप था, फिर ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके H- बन के यहां चला गया। दैट मीन्स CH+ हो गया, क्यों, ये इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, और वो नेगेटिव से न्यूट्रल हो गया, इलेक्ट्रॉन लेके गया इसके पास। अब क्या इधर मूवमेंट होने में ज्यादा स्टेबल होगा, इसके पास 4 अल्फा हाइड्रोजन है, इधर कहीं कार्बोकेटायन बन जाए तो 3 3 6, और ये इधर जाएगा तो 2, तो हाँ यहाँ और स्टेबल होगा। तो फिर ये माइग्रेट करेगा इसके ऊपर, अगेन ये जाएगा H- हाइड्राइड शिफ्ट, तो ये बन गया। अब जो बेस है उसका काम क्या है, ये हमारा बेस है, इसका काम है हाइड्रोजन निकालना। तो क्या वो इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, इसका हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोजन एक ही बात है, राइट, ये दोनों बिल्कुल सेम है कार्बन इसके रिस्पेक्ट में। तो या तो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा या यहां से निकलेगा, किसमें फायदा होगा। तो यहाँ पे एक और पॉइंट ध्यान में रखना है, जब भी एलिमिनेशन हो, एलिमिनेशन के साथ एक और पॉइंट ध्यान में रखना है, वो क्या है, सेट-जेफ्स रूल। ये रूल क्या बोलता है, अगर डेफिनेशन पे हम जाएं तो ये रूल बोलता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड द एल्कीन, हायर विल बी इट्स एनर्जी, स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो जितना ज्यादा स्टेबलाइज हो उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। देखते हैं, अगर सपोज ये वाला हाइड्रोजन ले गया, जो बेस आया हमारा वीक बेस, वो इस हाइड्रोजन को ले गया, तो एल्कीन कहां बना, इनमें, करेक्ट। अगर ये हाइड्रोजन गया तो ये एल्कीन बना। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 9 है,
हाइपर कंजुगेशन स्टेबल करता है ना एल्कीन को, कैसे करता है? अल्फा हाइड्रोजन से। तो इस एल्कीन के अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 ये 6, 3 ये 9। इस एल्कीन के अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3, 3, 6, 3, 9। और अगर कहीं यहां से एलिमिनेशन हो तो फिर ये एल्कीन बना, इसके अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? इसके अल्फा हाइड्रोजन हैं 3, 2, 5। इसके अल्फा हाइड्रोजन थे 9। तो कौन सा एल्कीन बनेगा मेजर प्रोडक्ट? ये बनेगा, ये वाला एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा। तो दिस इज व्हाट शेड्स रूल सेज। अगर डेफिनेशन पे जाना है तो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड जो हो वो वाला एल्कीन बनेगा। और अगर लॉजिक से देख रहे हो तो फिर जिस एल्कीन के बगल में जो कार्बन है उन पे हाइड्रोजन कितने हैं काउंट कर लो। 3, 3, 6, 3, 9 आए थे, इसमें कम थे तो फिर ज्यादा स्टेबल वाला बनेगा। तो ये डिसाइडिंग फैक्टर है कौन सा एल्कीन बनेगा। चलो एक और एग्जांपल करते हैं। CH2 CBr, ये भी CH2। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? सेम है, E1 करवाना चाहते हैं हम, छोटा मोटा सा बेस लो, हीट करो। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन CH2 पॉजिटिव। कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास? 2 है। कहीं यहां अगर बात आ जाए तो फिर इसके 3 होंगे और यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट भी है। तो फिर हाइड्राइड शिफ्ट करा के अल्फा हाइड्रोजन को इसको हाइड्रोजन को शिफ्ट करवा के यहाँ पॉजिटिव चार्ज बना देते हैं। क्या पॉजिटिव चार्ज यहाँ ज्यादा स्टेबल होगा? इसके कितने स्ट्रक्चर हैं? 3 और 1 4। यहाँ पे 2, 2, 4, 2, 6। तो ठीक है, फर्दर शिफ्टिंग। इसके पास एक हाइड्रोजन भी होगा जो दिख नहीं रहा है, तो फिर उसको शिफ्ट करा के पॉजिटिव चार्ज यहां ले आए। नाउ अब एलिमिनेशन कहां पे होगी? इन दोनों के बीच में हो सकती है। ये दोनों, ये अगर एल्कीन बने और ये बने, वो एक समान है, या फिर यहां से बनेगा। तो दोनों बना के देखते हैं ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कौन सा है, वो स्टेबल होगा और मेजर प्रोडक्ट वही बनेगा। एक तो ये पॉसिबिलिटी है और एक ये पॉसिबिलिटी है। अल्फा हाइड्रोजन इसका भी निकल सकता है और इसका भी निकल सकता है। इसका निकलेगा तो फिर मतलब यहां से हाइड्रोजन गया तो ये एल्कीन, यहां से हाइड्रोजन गया तो ये एल्कीन। इस पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3, 2, 2, 7। इस पे कितने हैं? 2, 2, 6, 2, 2, 4, 2, 6। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल हुआ? 7 वाला स्टेबल हुआ। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा और कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा। फिर एलिमिनेशन में ही एक और कैटेगरी भी हम करेंगे, कौन सी होगी वो? एलिमिनेशन ऑफ एल्कोहल्स। एलिमिनेशन में ही हम एक और एग्जांपल करेंगे, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। अब सपोज एक और केस कर लेते हैं। सपोज ये ब्रोमीन हो, इसको हमने CH3OH और हीट कर दिया, तो फिर अगेन ये आया CH2 पॉजिटिव।
अगर यहाँ पे मूव हो जाए पॉजिटिव चार्ज तो बढ़िया है हमारे लिए, क्यों? इसके अल्फा एटम कितने होंगे? 2 2 4 2 6 3 7। और अगर ये रिंग ही एक्सपैंड हो जाए तो अगर ये बॉन्ड जो है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देता हूं, कैसी रिंग हो जाएगी? देखो ये 1 2 3 4। तो ये जो बॉन्ड है ये तोड़ के, मतलब इलेक्ट्रॉन जिसके पास है इसने इसको सप्लाई कर दी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 2 और 4 में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ब्रेक हो गए 4 के पास आए, 4 ने क्या किया? 1 को सप्लाई कर दिया। तो ऐसे लिख सकते हैं 2 3 ये 4 और ये हो गया चेन, और प्लस चार्ज कहां पे आया? सेकेंड रिंग पे, ठीक है। ये क्या हुआ? साइक्लो प्रोपेन से साइक्लोब्यूटेन बन गया, साइक्लोप्रोपेन से साइक्लोब्यूटेन बन गया। यानी इसमें एंगल कितना था? 60 डिग्री। टेट्राहेड्रल एंगल होना कितना चाहिए? 109, 7 ही था। अब क्या 90 हो गया? तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया उसके कंपैरिजन में, एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज हुई। कहा इतना ज्यादा स्ट्रेन था, 109 से 60 का रखा था, लगभग आधा था, लगभग 109 का आधा 55 हुआ, ये 60 था। कहा हम 90 पे ले आए, तो जब बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया तो फिर एक्सपैंड कर गया रिंग, और माइग्रेशन का हुई कार्बोकेटाइन की इस जगह पे हुई। फिर उसके बाद एलिमिनेशन, कहीं से भी करवा दो एलिमिनेशन, और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। नाउ कमिंग ऑन टू एलिमिनेशन इन एल्कोहल्स। तो सेम प्रोसेस जो है हमें, जैसे हमने एल्काइड हैलाइड में पढ़ा था, हमें एल्कोहल्स में देखने को भी मिलता है, पर उस केस में हमें क्या होना चाहिए? ये अब वहां पे ब्रोमीन था, जो हमने केस किया था ब्रोमीन था, वैसे क्लोरीन भी हो सकता है। तो ये अच्छे लिविंग ग्रुप है, ठीक है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन काफी अच्छा लिविंग ग्रुप है। इन सब में सबसे बेकार लिविंग ग्रुप कौन सा है? अगर हम कंपेयर करें I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस में सबसे बेकार लिविंग ग्रुप है F माइनस। ग्रुप में कैसे डिसाइड होता है? साइज से, याद करो। अब OH माइनस और F माइनस को कंपेयर करें तो नेगेटिव चार्ज इसमें है, तो ये इससे ही बेकार लिविंग ग्रुप होगा, राइट। लेफ्ट से राइट एक ही पीरियड में साइज इतना बड़ा फैक्टर नहीं होता, ऊपर से नीचे साइज बहुत ज्यादा चेंज होता है अब्रप्टली, इसलिए बहुत बड़ा फैक्टर होता है। लेफ्ट से राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द फैक्टर, तो OH माइनस इससे भी बेकार लिविंग ग्रुप है। तो ये डायरेक्ट तो नहीं निकलेगा अपने आप ही, इसको निकालने के लिए हम देखो हीट तो होगी ही होगी एलिमिनेशन में। H2SO4 का जनरली यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, और हीट भी डालते हैं। अब H+ का काम क्या है? CH3 CH2। H+ का काम है इस ऑक्सीजन के पास जाए और ऑक्सोनियम आयन बना ले, ये प्लस हो गया CH2, CH2H2। अब यहां से वाटर एलिमिनेट होना आसान है, मतलब वाटर इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, H2O इज अ गुड लिविंग ग्रुप, OH माइनस इज अ नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, इट्स अ पुअर लिविंग ग्रुप। अब क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ये पे इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, यहाँ पे कार्बोकेटाइन आ गया। कार्बोकेटाइन आया है तो फिर एलिमिनेशन अब आसान है। अब एलिमिनेशन कहां से होगी? जो इसने H+ दिया था, अब ये क्या बन गया? HSO4 माइनस, ये इसको ले जाएगा और फिर दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, CH2। यानी वही है लिविंग ग्रुप, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है लिविंग ग्रुप का। उसमें सीधा कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड था, मैंने दिखाया कि ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, इसमें OH अपने आप से नहीं जाएगा, एक H+ आया उसके पास, वहां पे ऑक्सोनियम आयन बना, फिर वाटर एलिमिनेट हुआ, और लास्ट में HSO4 माइनस ने बेस का काम किया, तो इसकी जगह H3
PO4 को भी यूज कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल था एलिमिनेशन का। और एल्कोहल्स में कौन सी एलिमिनेशन फॉलो होती है? E1 फॉलो होती है। एल्कोहल्स की जो डिहाइड्रेशन है उसमें कौन सी एलिमिनेशन फॉलो हुई? E1 मैकेनिज्म, विच इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन।